वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन से की मुलाकात। कहा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन के साथ वसीतर तिजारती ताउन और अवाम के दरमियान तबादले की हौसला अफजाई करने पर किया गया इत्तफाक। जयशंकर ने न्यूजीलैंड के अपने हममनसब ननाया महूता से भी की बातचीत। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा। माल नदी में दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आए सैलाब में कम से कम 9 अफराद के डूबने से मौत, जबकि कई अफराद लापता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। उत्तरकाशी में बर्फानी तूफान में फंसे NIM के ट्रेनी कोहपैमाओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और तेज। ITBP ने मल्टी बेस कैंप की तरफ से और कई टीमें जाए वारदात के लिए की रवाना। 16,000 फीट की बुलंदी पर तैयार किया गया हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड। अब तक 9 लाशें बरामद, 29 अफराद अब भी फंसे। शुमाली कोरिया ने जापान के समुद्र की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पियोंगयांग की इस हरकत पर किए मुज़ाकरात। शुमाली कोरिया ने की UN के सलामती कौंसिल की मीटिंग की मजम्मत। वहीं अमरीका ने कोरियाई जजीरा नुमा पर संगीन खतरा पैदा करने का लगाया इल्ज़ाम। ओपेक और मुआविन ममालिक तेल पैदावार में भारी कटौती करने पर हुए मुत्तफ़िक़। नवंबर से तेल की पैदावार में यौमिया 20 लाख बैरल की होगी कटौती। अमेरिका ने जाहिर की नाराज़गी। वहीं सऊदी अरब ने बढ़ती शरह सूद को जहन में रखते हुए कटौती को बताया ज़रूरी। थाईलैंड के सूबे नोंग बुआ लाम्फो में चाइल्ड सेंटर में हुई मास फायरिंग से कम 34 अफराद हलाक। महलूकीन में 22 बच्चे भी शामिल। साबिक़ पुलिस अफसर ने वहशियाना वारदात को दिया अंजाम। मुलजिम ने 34 अफराद को कत्ल करने के बाद अपने बच्चे और बीवी को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली। और कौमी खेलों में छत्तीसगढ़ की आकृषि कश्यप ने जीता बैडमिंटन का खवातीन सिंगल का खिताब। फाइनल में महाराष्ट्र की मालविका बसौन को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने जेसिंडा आर्डन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई ज़ाती मुबारकबाद के बारे में जानकारी दी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के अपने हममनसब नानिया महूता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। In terms of our meeting today, obviously a large part of our conversation went to strengthening our bilateral relationship. And the sum and substance of it was really an understanding that we should play to each other's strengths, which specifically meant business, education, technology, the digital world, agricultural trade, talent, and most of all, people-to-people connect, because that's at the heart of both our societies. एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा पर भी जोर दिया कि वहाँ तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद भारतीय तलबा के वीज़े के अमल को तेज़ करें। उन्होंने कोविड की वजह से मुतासिर भारतीय तलबा का मसला उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए जल्द वीज़ा जारी करने का अमल शुरू करने पर जोर दिया। We spoke a bit about the need for better air connectivity. I also raised with the Minister concerns which some of our students have faced, students who had to leave New Zealand during the COVID period
and who when didn't have the opportunity to get their visas renewed. I urged a fairer and more sympathetic treatment for them. Also, students who are waiting to come to New Zealand to pursue their studies and whether the visa process for them could be hastened. इसके अलावा वजीर खारजा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड मिलकर बड़े फोरम तश्कील दे सकते हैं। उन्होंने दुनिया में भारत के कुछ इक़दामात का भी जिक्र किया जिनमें बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद नुमाया है। India and New Zealand together, we shape the larger region, the Indo-Pacific region. There was a discussion on some current, some pressing issues like the situation, the security situation in the Indo-Pacific, the consequences of the Ukraine conflict. And naturally, we spent some time on the major global issues, most of all climate action, climate justice. Some of the initiatives which India has been sponsoring over the last few years, the International Solar Alliance, the Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure, the initiative for the resilient island states. और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर P20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने P20 ममालिक के पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात की। ओम बिरला आज अपने खिताब के दौरान दुनिया के मसाइल पर भारत का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वो इस कॉन्फ्रेंस से 2 मरतबा खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का कन्वोकेशन 2022 जुमेरात को मुनक़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 2600 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। इस तकरीब में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशवों में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। I am confident that each one of you, chartered accountants, will bridge the gap between rural India and urban India, developed India and developing India, the rich and the poor, investors and entrepreneurs, all the stakeholders who rely on our records and our certificates, and will help the country progress towards a developed nation by 2047. इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आज बेंगलुरु DDK का दौरा किया। उन्होंने DD न्यूज़ और DD इंडिया की बढ़ती हुई मकबूलियत पर हमारी खुसूसी नुमाइंदा आयशा खानम ने उनसे बात की। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी ने कहा कि DD इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़ुमरे के लिए AVN अवार्ड से नवाजा जाना इस बात का सबूत है कि DD इंडिया सामीन में अपनी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा कर रहा है। डीडी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीडी इंडिया एक तरह से हमने जो भारत की बाहर जो हम जो है अपना देना चाहते हैं उसके लिए डीडी इंडिया ने एक शुरुआत करी है और उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक जो है अवार्ड मिला है, तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि डीडी इंडिया डीडी न्यूज़ से एक अलग जो बाहर के लोग हैं उनको भारत की जो कहानी है उसको बताने के लिए यूज़ करा जाता है और उसमें मेरे ख्याल से उनको काफ़ी सक्सेस मिल रहा है। जनरल रावत के जो दुर्घटना हुई थी, जो उनकी मौत हुई थी, उसके लिए अवार्ड मिला था, ब्रेकिंग न्यूज़ अवार्ड मिला है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में भी अब डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ आगे हैं। ये तो हमारी अपेक्षा है ही है कि दूरदर्शन जो पहले भी जो है हमेशा से जो है देश की आवाज़ रहा है, आगे भी ये ऐसे ही आवाज़ रहेगा और जो है केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो है देश की आवाज़ को पहुंचाना ये दूरदर्शन का काम है जो डीडी इंडिया सक्सेसफुली कर रहा है। जी, तो
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीडी न्यूज़ किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग में और इसकी प्रेजेंटेशन में किस तरह से बदलाव आने की ज़रूरत है और क्या क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? डीडी इंडिया ने डिजिटल के ऊपर मेरे ख्याल से एक यॉप टीवी के साथ भी उन्होंने जो है उस पर कोलैबोरेशन किया है, साथ में यूट्यूब वगैरह पे भी उनका जो है प्रोग्रामिंग अवेलेबल है। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उससे रेवेन्यू भी इनको अच्छा आ रहा है। तो ये एक खुशी की बात है कि आगे जो है आगे जाके डिजिटल ही एक मीडियम में जो है ग्रोथ होती है और यंगस्टर्स भी डिजिटल मीडियम में देखते हैं, तो ये इससे अच्छा इनको लाभ मिलेगा। आप इंटरनेशनल इनोवेटिव फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल इनोवेटिव फिल्म फेस्टिवल किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री और जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है? इस बार जो है दुबई में और कांस में भारत ने बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो है मंत्री जी खुद स्वतः भी उपस्थित रहे और वहाँ पर इन लोगों ने जो है काफ़ी वहाँ से लोगों से कोलैबोरेशन करके आज उनकी फिल्मों को यहाँ लाए हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कोलैबोरेटिव स्टेप है, जिससे कि विदेश की फिल्में यहाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में उसका सुचार हो पाएगा। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फानी तूफान में फंसे NIM के जेर तरबियत कोहपेमाओं को बचाने के लिए बचाव मुहिम तेज कर दी गई है। ITBP ने मल्टी बेस कैंप से कई और टीमें मौके पर भेजी हैं। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम भी ITBP, SDRF, NIM और NDRF के साथ तलाशी और बचाव मुहिम में शामिल हो गई है। इसके अलावा 16,000 फीट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया गया है, जिसमें आज सुबह लैंडिंग का तजुर्बा कामयाब रहा। साथ ही नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के मुताबिक बर्फानी तोदे की इस आफत में अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 29 ट्रेनी कोहपेमा अभी भी फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद उत्तरकाशी के DM ने महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बारिश और बर्फबारी की वार्निंग के बाद अगले 3 दिनों के लिए उत्तरकाशी जिले में ट्रैकिंग और कोहपेमाई की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी है। काबिले जिक्र है कि मंगल को ये टीम द्रौपदी डांडा 2 चोटी की फतेह करके वापस आते हुए बर्फानी तोदे का शिकार हो गई थी। ITBP के ताल्लुकात आमा के अफसर विवेक पांडे ने बताया कि तमाम टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं। जाए वक़ूफ़ पर कुछ लाशें हैं, जिन्हें आज हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी के हेलीपैड पर लाया जाएगा। आज मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर्स ने ट्रायल लैंडिंग करी थी वहाँ पे और वो सफल रही थी। अभी हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई करना शुरू कर दिया है। सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था नीचे तलहटी पे, लेकिन अभी मौसम क्लियर है और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। कुछ डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे बेस में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कुछ डेड बॉडीज़ को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से नीचे लाया जाएगा। मातली के उत्तरकाशी 12th बटालियन का जो हमारा हेलीपैड है वहाँ पे लाया जाएगा और फिर फर्दर उसकी कार्रवाई करके स्थानीय प्रशासन को उनको सौंप दिया जाएगा। हमारे पास एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है गुलमर्ग का, वहाँ से भी एक टीम पहुँची है और उनको भी बेस कैंप पे हम लोगों के साथ पहुंचा दिया गया है। वहाँ पे जो हमारी टीम थी उनके साथ मिलकर उन लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में योगदान देना शुरू कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तार PFI मेंबरों को FIR की कापी फराहम करने के NIA के मुतालबे पर समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। हाई कोर्ट कल इस मामले की समाअत करेगी। आज मुलजिम की जानिब से वकील ने यह मामला दिल्ली की अदालत के सामने रखा। मुलजिमान का मौक़िफ़ है कि अदालत की हिदायत के मुताबिक उन्हें FIR की कापी फराहम करना ज़रूरी है। इसके बावजूद उन्हें कॉपी देने से इनकार किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद जफर इस्लाम ने आज दिल्ली पार्टी हेडक्वार्टर में आपकी बदउनवानी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत कितनी बदउनवान है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिजली कंपनियों में दिल्ली हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इन कंपनियों के बोर्ड में दिल्ली हुकूमत का मफाद देखने वालों को बतौर डायरेक्टर नहीं रखा, बल्कि ये देख कर रखा कि घपला हो सके। 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे, इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं, चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठगांठ करके
वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने अपने फायदे के लिए 18% की बजाय 12% की शरह आयद की है। आज केजरीवाल चोर कंपनियों के साथ खड़े हैं और आज तक उन्होंने अवाम का मफाद नहीं देखा, बल्कि अपना और अपनी पार्टी का मफाद देखा है। 21,250 करोड़ का बकाया वसूल करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, अगर लेट पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था, सबसे पहले तो उन्होंने उस 18% को 12% जो है बोर्ड ने कर दिया। अब बोर्ड में पहले तो सरकारी ऑफिसर्स थे, वो बोर्ड में ऐसी काम नहीं करते थे, इसलिए इससे नुकसान तो सीधे एक साल में 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पुराने बकाये के साथ 8,500 करोड़ का दिल्ली सरकार को घाटा हुआ। विजयदशमी के दिन शुमाल मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया। माल नदी में दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान अचानक आए सैलाब में कम से कम 8 अफराद डूबकर हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद लापता हैं। ये वाकया बुध की शाम उस वक्त पेश आया जब सैकड़ों लोग विसर्जन की तकरीब में शिरकत के लिए माल नदी के किनारे जमा थे। इत्तलात के मुताबिक सैलाबी रैली में कई लोग बह गए। NDRF, SDRF, पुलिस और मुकामी इंतजामिया बचाव के काम में लगी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी हादसे पर गम का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा त्यौहार के दौरान पेश आने वाले हादसे से दुखी हूं। अपने प्यारों को खोने वालों से ताज़ियत। और केरल में सड़क हादसे में 9 अफराद की मौत हो गई है। यह हादसा पलक्कड़ जिले के वडक्कमशेरी में आधी रात को पेश आया। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली टूरिस्ट बस केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस से पीछे से टकरा गई। इत्तलात के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 तलबा, 5 असातिज़ा और 2 बस के अमला सवार था। 38 जख्मियों को थ्रेसोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से 4 की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। कुछ जख्मियों को अलातूर के अस्पताल ले जाया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस बच्चों को लेकर तमिलनाडु के सियाहती मुकाम ऊटी जा रही थी। और थाईलैंड के सूबा नोंगबोआ लाम्फो में बच्चों के मरकज में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 34 अफराद हलाक हो गए। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि ये फायरिंग मुल्क के शुमाल मशरक़ी सूबे में हुई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। डिप्टी नेशनल पुलिस चीफ जनरल नोरसाक सिक्वेमोल ने कहा कि चाइल्ड सेंटर पर हमले में 34 अफराद हलाक हुए, जिनमें 22 बच्चे थे। साथ ही खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जिसने इस वहशियाना वाक़े को अंजाम दिया है वो एक साबिक पुलिस अफसर है। उसे कुछ वक्त पहले ही नौकरी से निकाला गया था। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 अफराद को कत्ल करने के बाद मुलजिम ने अपने बच्चे और बीवी को भी गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। बताया गया है कि हमलावर बैंकॉक लाइसेंस की नंबर प्लेट वाली सफ़ेद रंग की पिकअप में फरार हो गया था। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि अगर किसी ने इस नंबर की पिकअप गाड़ी देखी हो तो 192 पर कॉल करके इत्तला दे। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस ने खाम तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया कमी का फैसला किया है। इस इक़दाम को आलमी मईशत के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। कोरोना वबा के बाद पहली बार कमी का फैसला वियना हेडक्वार्टर में होने वाले ओपेक ममालिक के वज़राए तवानाई के इजलास में किया गया। 2020 में कोविड की वबा के बाद तेल की पैदावार में ये सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला आलमी इक़्तिसादी और खाम तेल की मार्केट के मंजरनामे में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओपेक के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेओन और आला इक़्तिसादी मुशीर ब्रेंड डिच ने कहा कि सदर ओपेक के फैसले से मायूस हैं। उन्होंने कहा कि सप्लाई में कटौती से वो ममालिक मुतासिर होंगे जो पहले ही ऊंची कीमतों से लड़ रहे हैं, जबकि आलमी मईशत को यूक्रेन पर रूस के हमले के मनफी असरात का सामना है। दूसरी जानिब ओपेक प्लस के रुकन मुल्क सऊदी अरब ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई ने कहा कि बढ़ती हुई शरह सूद और कमज़ोर होती आलमी मईशत से निपटने के लिए खाम तेल की पैदावार में 20 लाख बैरल यौमिया की कमी ज़रूरी है।
आपको बताते चलें कि ओपेक प्लस के ये ज़वाबित नवंबर से नाफिज होंगे। और खेल की खबरों में छत्तीसगढ़ की आकृषि कश्यप ने कौमी खेलों में खवातीन बैडमिंटन का सिंगल खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में महाराष्ट्र की मालविका बंसोड को 21-8, 20-22 से शिकस्त दी। और कौमी खेलों में बैडमिंटन के मर्द जुमरे के तलाई तमगा तेलंगाना के बी साई प्रणीत ने जीतने में कामयाबी हासिल की। साई प्रणीत ने सख्त मुकाबले में कर्नाटक के मतन मंजुनाथ को शिकस्त दी। प्रणीत ने मुकाबले को 21-11, 12-21 और 21-16 से अपने नाम किया। कौमी खेलों में बैडमिंटन के मिक्स डबल्स का खिताब कर्नाटक ने अपने नाम किया। कर्नाटक के साई प्रतीक और अश्वनी पुनप्पा की जोड़ी ने सीधे सेटों में दिल्ली के रोहन और कनिका की जोड़ी को 21-15 और 21-13 से शिकस्त दी। भारत और अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही 3 मैचों की एक रोजा सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश की वजह से मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया था। मेहमान टीम ने ताज़ा खबर मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। लद्दाख की राजधानी लेह में एक एनजीओ कचरे से मसनूआत बनाने की अनोखी कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि बेकार चीज़ों और कचरे से बनी ये चीज़ें बनाने वाले ज़्यादातर लोग दिव्यांग हैं। इस मुहिम से न सिर्फ शहर की गंदगी साफ हो रही है बल्कि माजूर अफराद को तरबियत और रोजगार दोनों मिल रहे हैं। उंगलियों और आंखों के तालमेल के साथ सिलाई मशीन पर एक प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ का हर हुनरमंद अपने काम की अंजामदेही में मसरूफ है। ये मुआशरे का वो तबका है जिसे रोजी रोटी की तलाश में अक्सर दोहरे अजाब का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसी छत के नीचे उन्हें तरबियत और रोजगार भी मिल रहा है। आपको बता दें कि ये एनजीओ पागीर की एक शानदार मुहिम है जिसका मकसद लद्दाख के दिव्यांग अफराद को तरबियत देकर खुद इन्हिसार बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है। डिफरेंट लेवल सर्टिफिकेट बनाते हो, फिर उनको जो सर्टिफिकेट नहीं है वो देखते हो क्या क्या है सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आके हम देखते हो, असेसमेंट करते हो कि वो किस फील्ड में स्किल है। जैसे किसी बच्चे होते टेलरिंग के, किसी पेपर वेस्ट के ऊपर अच्छा रहता है, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग देती हो सर। तो ट्रेनिंग दे के यहाँ पे सारा नहीं रखते हो, हम पीस रेट के ऊपर उनको पैसा देते हो। जैसे कि सारा मटेरियल हम खुद देते हो, फिर वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पागीर में लाते हो, फिर हम इसी के हिसाब से पैसा देते हो। इस मरकज में इस्तेमाल होने वाला हर खाम माल एक किस्म का फौसला है। फेंके हुए कपड़े, गैर जरूरी कागजात यहाँ एक उम्दा शक्ल इख्तियार करते हैं। ये दिव्यांग इस कचरे से कागज की ईंटें, फाइल कवर और बैग बनाते हैं। इन अशिया की फरोख्त के लिए लेह बाजार में एक डिस्प्ले सेंटर भी खोला गया है। मुकामी इंतजामिया, कंपनियों और इदारों के जरिए भी इन मसनूआत की मांग बेहद बढ़ रही है। प्रोडक्ट हम जो भी मतलब जितना भी ऑर्डर कोई ऑर्डर देते हैं तो वह यहाँ पे हमारे एनजीओज पे आते भी है, और हमारा शॉप भी है वहाँ पे जंगस्ती में, पब्लिक कन्वीनियंस कम कैफ़े, वहाँ पे हम डिस्प्ले करके रखते हैं। यहाँ तरबियत हासिल करके रोजगार पर लगे कारीगर भी बेहद खुश हैं। उन्हें इज्जत नफ्स से जीने का हुनर भी मिला और साथ में रोजगार भी। पैसा मिलता है ना, कम करते हैं, पैसा मिलता है ना बहुत। लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह से कुछ फासले पर शुरू होने वाली ये शानदार मुहिम इन दिव्यांगों को मौके फराहम कर रही है। खुद इन्हिसार भारत की जानिब गामजन होने के मौके, मुआशरे के मरकजी धारा में शामिल होने के मौके, ये समाजी तब्दीली की एक मिसाल है। इनके चेहरों पर जो खुशी नजर आ रही है ये उनके एतमाद की अक्कासी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।